सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए, जैसा केंद्र सरकार ने अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एक जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो है 8वें वेतन आयोग की घोषणा। आप सबको, जो कर्मचारी हैं अर्थात जो पेंशनर्स हैं, उनको पिछले कई दिनों से इंतजार था कि अब क्योंकि 2025 आ चुकी है, 2026 का वर्ष हमारे सामने है। जैसा आप सबको पता है कि प्रति 10 वर्ष के अंतर्गत एक वेतन आयोग का अलग से एक चरण आता है और उसमें जो महंगाई बढ़ती है, मुद्रास्फीति होती है, या एक मानव जीवन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जिस आर्थिक बढ़ोतरी की आवश्यकता होती है उसे ही हम वेतन आयोग कहते हैं। वेतन आयोग का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। उसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। ये सदस्य संपूर्ण आर्थिक परिवेश को और जीवन की जो जीने की जो एक ढांचा है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए एक सामान्य कर्मचारी से लेकर एक उच्च अधिकारी तक उसके जीवन को जीने में किस किस प्रकार से आर्थिक महत्व को और आर्थिक जो योगदान है उसको निश्चित करते हुए प्रत्येक स्तर के कर्मचारी की सैलरी को इंक्रीज करवाया जाता है। उसी की भूमिका वेतन आयोग के द्वारा निभाई जाती। तो अब देखिए, इस सेशन में आपको मैं एक सामान्य तरीके से भी बताऊंगा और जो आईएएस में और सिविल सर्विसेज में जो वेतन आयोग के जो बहुत अच्छे कीवर्ड्स पॉइंट्स या वेतन आयोग की भूमिका आती है उसके प्रश्नों के आधार पर भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले वेतन आयोग क्या है? ये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। जो वेतन आयोग की संरचना कैसे होती है? वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत इसकी संरचना की जाती है। तो आप याद रखना मित्रों, वित्त मंत्रालय है और उसमें व्यय विभाग है। व्यय विभाग के अंतर्गत वेतन आयोग आता है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखनी है। आप सबको पता है कि पहला वेतन आयोग 1946 में बनाया गया था। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। पहले वेतन आयोग का गठन 1946 में हुआ, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अब 8वां जो वेतन आयोग है उसकी 2025 में अभी आपके सामने घोषणा हुई है। जो 16 तारीख को घोषणा हुई वो हम इस अगले पृष्ठ पर इसको देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई, एक सामान्य सबको पता है, वो 6ठे वेतन आयोग में हुई। सामान्य बढ़ोतरी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने 6ठे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों का अभूतपूर्व वेतन वृद्धि की, जिसको राज्य सरकारों ने भी फॉलो किया। कुछ राज्य की सरकार ने उसको काफी दिनों बाद में अलाउ किया, वो एक राज्य सरकार का अपना अलग एक मैटर होता है। 7वां जो वेतन आयोग का गठन हुआ 2014 में हुआ और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई, ये आप सबको पता है। अब जो फिटमेंट फैक्टर है, एक सामान्य सी बात आती है कि इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर कितने प्रतिशत लागू हुआ? तो आपके सामने है 2.57। जबकि कर्मचारी संघ की मांग क्या थी? 3.68। 3.68% मांग थी, जिसमें सरकार ने कितना माना? 2.57, 2.57। ये 3.68 की मांग थी तो 2.57 को मान्य कर लिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 7वें वेतन आयोग में अभी हमारी जो भी सैलरी चल रही है वो 2.57 के अकॉर्डिंग चल रही है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके सामने है 8वां वेतन आयोग, जिसकी घोषणा हुई है 16 जनवरी 2025। ये ऐतिहासिक डेट है, 16 जनवरी 2025 द्वारा आपके सामने है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो 8वां वेतन आयोग है उसकी घोषणा की गई। अब ये लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से इसको लागू किया जाएगा। लागू तो सेम डेट से होता है और इसमें जो कर्मचारियों को लाभ मिलता है वो आगे पीछे हो सकता है। इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति अभी की नहीं गई है। 2 सदस्य हैं, उनका मनोनयन भी अभी बाकी है।
तो अध्यक्ष और 2 सदस्य की जो त्रिसदस्यीय जो समिति बनेगी, उसके नाम अभी अनाउंस नहीं किए हैं सरकार ने, वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। वो ये सिफारिश जो होगी समिति के द्वारा, ये अभी जैसे 16 जनवरी 2025 को घोषणा हुई, समिति का गठन होगा। गठन होने के पश्चात समिति तमाम तरह की आर्थिक जो हमारी कंडीशन है उन सबको मद्देनजर रखते हुए अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। अब वेतन आयोग तब से लेकर अब तक क्या क्या खास बात रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैंने रखी है दोस्तों। 1946 में पहला वेतन आयोग किसकी अध्यक्षता में बना? श्रीनिवास वरदाचार्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास वरदाचार्य के अध्यक्षता में ये आयोग बना और इसकी एक टैग लाइन थी जिसको आप कोट करके याद रख सकते हैं, जीवन निर्वाह योग्य वेतन। इसकी जो मूल थीम थी वो ये थी कि जीवन का निर्वाह हो जाए, इस योग्य वेतन कर्मचारी को मिलना चाहिए। तो जीवन निर्वाह योग्य वेतन ये एक थीम थी। इसमें न्यूनतम वेतन देखिए मित्रों 55 रुपए रखा गया था और अधिकतम वेतन 2000 रुपए रखा गया था। तो आप सबने जैसे हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जो किस्से हैं वो पढ़ते हैं, जब ऐसा उनको लगा कि मेरा काम 55 रुपए में भी चल सकता है, तो उन्होंने जब शायद उनको, जहां तक मुझे ध्यान है 65 रुपए सैलरी हो गई थी, तो उनका मासिक खर्चा 60 रुपए में निकल गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 रुपए की आवश्यकता नहीं है, इस खर्चे को और आप कम कर सकते हो, मुझे 60 रुपए की आवश्यकता है, 65 की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने अपने जीवन में एक सादगीपूर्ण जीवन जिया और आर्थिक मूल्यों की स्थापना की। तो वेतन आयोग व्यक्ति की जो जीवन निर्वाह करने योग्य जो मुख्य बातें हैं, जीवन निर्वाह योग्य वेतन, ये एक थीम को उन्होंने चरितार्थ किया। अब ये थीम कहां से ली गई, ये और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आईएएस में जब ये प्रश्न आता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस्लिंगटन आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये टैगलाइन आई, जीवन निर्वाह योग्य बातें, यहां से इस टैगलाइन को लिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इस्लिंगटन आयोग की रिपोर्ट से जीवन निर्वाह योग्य वेतन, ये एक मूल थीम रही है। अब हम आगे चलते हैं कि सबसे मुख्य जो बात है वो फिटमेंट फैक्टर की है। हर कोई जानना चाहता है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर में है क्या। देखिए, जो कर्मचारी हैं, वेतनभोगी जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी एक फिक्स इसका फैक्टर कुछ अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। मैं यहाँ सरकारी सिस्टम की बात करता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल है। ये साल दर साल आपकी जो महंगाई बढ़ती है, जो साल दर साल जो अलग अलग चीजों में आर्थिक परिवर्तन आता है, उसको एक गणितीय तरीके से समझने का एक टूल है। पुराने वेतन से बढ़ा हुआ वेतन निकालना, पुराना वेतन कितना है और अब हमारा बढ़ा हुआ वेतन कितना है, ये किस थीम पे आधारित होगा, ये आपके फिटमेंट फैक्टर पे होगा। ये कैसे निकाला जाएगा, अभी अपन निकाल के देखेंगे। बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नया वेतन निकालना। आपकी जो आज की बेसिक है उसको हम कितना फिटमेंट फैक्टर आएगा, जैसे पिछला अपन 2.57 है, उससे गुणा करके हमारा निकाल सकते हैं। तो अब वर्तमान में कितना बढ़ेगा, इसकी हम आगे गणना करके देखेंगे। अब देखिए, दो तरह की बातें हैं, मैं आपके सामने वो करूंगा कि जैसे मीडिया में जो खबरें हैं वो तो क्या है, 38% बढ़ाने की आ रही है, और जो हमारे जो भी अर्थशास्त्री हैं या फिर यूं कहें कि सरकार से जितने सारे लोगों से महत्वपूर्ण पदों वाले लोगों से बात हुई, उनकी अपन बात करें तो उन्होंने दो संभावनाएं बताई। वो ये बताई कि 10% से तो कम नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
और 20% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, और मीडिया कितना बता रहा है? 38%। अब सच्चाई क्या है? 38% बढ़ने वाला है या फिर 10% या फिर 20%? तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सरकार है वो एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए 20% की बढ़ोतरी कर सकती है। 38% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक स्थिति से भारत गुजर रहा है इतना शायद पॉसिबल ना हो। मिनिमम 10% से तो कम नहीं जाएगा और 20 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो 10 और 20 के बीच का जो खेल है वो किसी भी रूप में समिति जैसी रिपोर्ट देगी वो हो सकता है, ये कोई विशेष वो नहीं। अब हम समझते हैं कि सैलरी जो हमारी तनख्वाह है, जो वेतन है, वो हम सबसे पहले 1947 में जब वेतन आयोग लागू हुआ, तो ये भी आपको कई बार टिप्पणी पर प्रश्नों में भी आता है कि न्यूनतम सैलरी रखी गई थी 55 रुपए और अधिकतम सैलरी रखी गई थी मित्रों 2000 रुपए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवां वेतन जब आया 2016 में जो लागू किया गया, उसमें न्यूनतम सैलरी रखी गई 18,000 रुपए और अधिकतम रखी गई 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख रुपए। ये जो सैलरी है ये फिक्स सैलरी होती है, इसमें डीए अलाउंस वगैरह आदि जुड़ते नहीं है। ये हमारे जो भी संवैधानिक रूप से जो बड़े पद हैं, न्यायपालिका के बड़े पद, या फिर जैसे हमारे जो भी कार्यपालिका के, न्यायपालिका के लोकतांत्रिक पद हों चाहे न्यायपालिका के पद हों, इन सब में उच्च शीर्षाधिकारी जो भी होंगे उनको ये सैलरी दी जाती है। उनको फिक्स वेतन होता है, डीए नहीं दिया जाता। ये जो 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी है, इस पे आपको डीए एचआरए सब मिलता है। आठवां वेतन आयोग जो 26 में लागू होगा, 1 जनवरी 26 से, उसमें मिनिमम कितना होगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी तो समिति बनी है। अधिकतम कितना होगा ये भी अभी तक तय नहीं है। तो जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं वो एक कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने 3% के अलग अलग आंकड़े हैं, 10, 20 और 38। तो 10 से शुरू होगा मामला, 38 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन इसको कह सकते हैं, और 20 इसका एक मध्यांक है। तो हम अब कितनी होगी बढ़ोतरी, कितनी होगी सैलरी, डीए कितना होगा? डीए तो जैसे ही मर्ज होगा तो डीए तो शून्य हो जाएगा। एचआरए है वो कितना होगा, इस पर भी अभी मंथन किया जाएगा समिति के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सैलरी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में आपका जो भी बेसिक है उस पर आपको 53% डीए मिल रहा है मित्रों। डीए कितना मिल रहा है? 53%। ये आपका डियरनेस अलाउंस है, ये आप सब लोग ले रहे हैं। अब जैसे जनवरी और जुलाई में हमारे यहाँ डीए बढ़ने की परंपरा है अलग अलग विभागों के आधार पे, तो एक आइडियल जो प्रतिशत है वो आपके सामने रखा है मैंने, 3% बढ़ता है। तो अभी जैसे जुलाई आने वाला है और फिर अगले साल आएगा, और कई बार लागू होने में थोड़ी सी देरी हो जाती, तो 3 चरण इसमें और जुड़ जाएंगे, अर्थात 53 में 3 चरण 3% के और जुड़ते हैं, तो ये 9% होता है। 53 और 9 हो गए मित्रों 62%। ये 2026 तक आपको जिस आप रूट से भी चल रहे हैं, वर्तमान बेसिक पर आपको 62% डीए आपको जब आपका वेतन आयोग लागू होगा तब तक मिलने वाला है। अब हमारा जो एचआरए का जो फॉर्मूला है, XYZ की कैटेगरी के शहर हैं, ग्रामीण इलाके जो हैं उनमें 10% एचआरए मिलता है, कुछ बड़े सिटीज हैं उनमें 20% मिलता है, कुछ और बड़े महानगर हैं जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें 30% मिलता है। तो 10, 20 और 30% की 3 स्लैब हमारे एचआरए की हाउस रेंट अलाउंस की आपको मिलती है, ये आप सब लोग जानते हैं। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला क्या है। ये बड़ा सिंपल है, सरल है, इससे आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।
2026 में जैसे आपका बेसिक चल रहा है, मान लो जो भी चल रहा है, एक फॉर एग्जाम्पल अपन 100 रुपए बेसिक लेते हैं और आपका 26 में डीए हो जाएगा 62%। तो 100 और डीए 62% का हो गया 162। तो फिटमेंट फैक्टर के लिए भाग 100 तो आपका हो गया 1.62%। ठीक है। अब आपकी जो वृद्धि, जैसे मैंने बताया कि या तो 10% से तो कम नहीं जाएगी, या वृद्धि होगी तो 20% से ज्यादा नहीं जाएगी, ऐसे एक अनुमानित आंकड़े हैं। और जो समाचार पत्रों का आंकड़ा है वो 38% का है। 38% हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको कितने भी प्रतिशत हो ये फॉर्मूला लगाना है। वृद्धि मान लीजिए अगर 20% है तो 1.62 आपको मिल रहा होगा। 1.62 को गुणा करिए और भाग 100 देंगे तो आपके सामने 0.32 ये इसका फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। उसमें आपको ऐड करना है 162, तो ये आएगा 1.94। इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी आपको मिलने वाली है, 1.94। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल सा फॉर्मूला, ये 20% से लगाया मैंने, 10% से होगा तो और कम हो जाएगा, 38 से होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तो 2.5 से भी ज्यादा जा सकता है। तो क्योंकि देखिए पिछली बार आपका था 2.57 ये था, तो ये इससे भी कम रहने वाला है। तो 1.94 भी बहुत अच्छा, लगभग डबल के बराबर होने वाला है। अब कितनी सैलरी मिलेगी, तो नया वेतन निकालने के लिए आपका पुराना मूल वेतन और फिटमेंट फैक्टर इसको आपको गुणा कर देना है। तो फिटमेंट फैक्टर हमारा क्या निकल के आया, 1.94। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का आप सबको पता है बेसिक है 57,700। 57,700 एक जो गजिटेड अफसर होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की सैलरी लगभग 44,400 ऐसे कुछ होती है। 4800 का पे ग्रेड है, 5400 का है, 6000 का है, 6600 का है, फिर 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, सबके अलग अलग सैलरी के स्लैब्स हैं, सबके लेवल है। तो यहां 57,700 को अगर अपन 1.94 से गुणा करते हैं तो अमाउंट आता है 1,11,938। 1,11,938 का मतलब आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये 1.94 है, तो लगभग 2 गुना हो गया। तो 2 गुना में आपका जो बेसिक है वो डबल होने वाला है। तो यहां जैसे ये आपको लाभ मिलेगा तो आपका डीए हो जाएगा 0। और एचआरए जो है, अगर पुराने नियमानुसार आप जहां रह रहे हैं, ग्रामीण परिवेश है, शहरी है या महानगरीय है, आपको 10% मिल रहा है या 20 मिल रहा है या फिर आपको 30 मिल रहा है, ये आप सबका यथावत रहेगा। तो इस तरह से आप गणना कर सकते हो। अगर कुछ बढ़ जाता है तो फिर इसमें आप बढ़ोतरी कर सकते हो। तो सामान्य सी बात है, मैं मोटे तौर पे आपको ये बता सकता हूं कि जैसे अगर मान लो 10% बढ़ता है तो लगभग मान लीजिए कि ये 10% बढ़ेगा तो आधे से ज्यादा बढ़ जाएगा, और 20% बढ़ रहा है तो डबल से थोड़ा सा कम है, और अगर 38% बढ़ रहा है ये 20%, तो ये मान लीजिए कि आप यहां पर ये 3.5 से भी ज्यादा है, 3.25 के लगभग पहुंच जाता है। तो यहां आपको इन चीजों पर अब सिफारिश कैसी आती है, किस प्रकार से आती है, लेकिन मोटे तौर पे हम ये मान सकते हैं कि जिसका बेसिक 50,000 है वो लगभग 1 लाख हो जाएगा, जिसका बेसिक 1 लाख है उसका 2 लाख हो जाएगा, और जिनका बेसिक 2 लाख है उनका 4 लाख होने वाला है, और फिर डीए उनका 0 हो जाएगा। एचआरए से 0 से फिर उसकी शुरुआत हो सकती है। तो मैं ये जो तमाम तरह की चर्चा हमने की और मैंने एक प्रशासनिक तरीके से आप सबको बताया कि इनके 1946 से लेकर 2026 तक जो हमारी वेतन आयोग की जो एक परंपरा रही उस पर हमने चर्चा की। तो मैं इस सम्यक हिंदी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल
आप सबको ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये मैं प्रेषित कर पाया। मैं ये मानता हूँ कि आपने निश्चित रूप से बहुत सारी जो आंकड़े हैं या जो थीम है उसको इससे आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।